नमस्ते आप सभी को मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पर मैं फिर से आ गई हूँ। और मैं आई हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाना है। और हिस्ट्री पढ़ाने के क्रम में मैं आप लोगों को क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ाऊँगी। और अभी चूँकि पूजा का वैकेशन है तो आप लोग पूजा में रहिएगा, लेकिन इस बीच में पढ़ाई भी होती रहनी चाहिए। जब भी मौका मिले पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि हम लोग भी मौका निकालते हैं, समय निकालते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो का आप यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आप ही का नॉलेज अपग्रेड होगा। पूजा पाठ तो हमेशा ज़िंदगी में लगा ही हुआ है और ये पढ़ना भी हमारी पूजा है, तो इस पूजा को भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो आज मैं आई हूँ, मेरा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, क्लास 8 के बच्चे को मुझे जो पढ़ाना है मैं आपको वही पढ़ाने आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको इसका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था? तो आधुनिक इतिहास के संदर्भ में मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि 1750 होते ही भारत पे यूरोपियंस का आधिपत्य होना प्रारंभ हो गया था। ऐसे तो हमारे यहाँ 1492 में ही आ गए थे पुर्तगाली के साथ ही साथ डच आए, फ्रेंच आए और फिर अंग्रेज आए, यानी हमारे यहाँ 4 यूरोपीय देश आ गए थे। उन्होंने धीरे धीरे अपना व्यापार का ही एक नीति उनका नहीं था, व्यापार के साथ ही साथ उन्होंने भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। तो पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कि किस प्रकार अपनी दुविधाओं को पार करके भी यूरोपियंस भारत में आए। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कि भारत पे उस समय, जिस समय यूरोपियंस आए थे उस समय मुगलों का शासन था और मुगल शासन दरबार में ही आए थे पुर्तगाली, और मुगल शासन के दरबार में ही आए थे अंग्रेज, डच और फ्रेंच। डच और फ्रेंच का तो डच और पुर्तगाली का उतना प्रभुत्व नहीं रहा भारत में, लेकिन कि फ्रांस और अंग्रेज तो काफी दिनों तक रहे, तो ये अपना प्रभुत्व फैलाए भारत में। आज उसी क्रम में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। जो अंग्रेज भारत आ गए, भारत में व्यापार करने लगे, 4 यूरोपियन देश भारत आए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली रहा वो रहा इंग्लैंड, और इसने व्यापार व्यवसाय की नीति अपनाई। भारत में धीरे धीरे इन्होंने व्यापार व्यवसाय करने के साथ ही साथ भारत में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, तो अपना उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया। यानी भारतीय राजाओं को ये मदद करने लगे और मदद के एवज में ये भारतीय राजाओं से क्या करने लगे, उनकी जागीरें भी लेने लगे। तो ये जो दूसरा चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर क्या है, तो ये चैप्टर का नाम ही है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। अंग्रेज कौन? अंग्रेज जो इंग्लैंड से आए थे, अंग्रेज हम उन्हें कहते हैं। ऐसे 4 देश आए तो उन्हें हम यूरोपियंस कहते हैं, लेकिन अंग्रेज कहते हैं हम किसे? इंग्लैंड से आने वाले। तो ये जो चैप्टर है इसमें आप किसके बारे में पढ़ेंगे? इंग्लैंड का भारत में कैसे क्षेत्र विस्तार हुआ, इसने अपने उपनिवेशवाद की स्थापना भारत में कैसे की, इसका क्या उद्देश्य था, इसकी क्या मंशा थी। ये 200 साल हमारे ऊपर शासन करके रह गए। कहते हैं कि अगर अंग्रेज को अगर पूरा भारत एक ना होता तो शायद अंग्रेज भारत से जाते भी नहीं। भारतीय प्रशासनिक तंत्र को इन्होंने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। तो आज हम लोग उसी के संदर्भ में कुछ बातें जानेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत भारत में अंग्रेजों की क्या नीतियां थी, किस प्रकार उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, इन्होंने किनको अपने अधिकार में लिया, इस सब के बारे में ये चैप्टर आपको जानकारी देगा। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा ही है, अंग्रेजों के भारत आने का उद्देश्य, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अंग्रेज भारत में किस उद्देश्य से आए थे, तो भारत से धन कमाने आए थे। पहला उद्देश्य इनका था कि भारत में जाकर भारत में व्यापार व्यवसाय करेंगे। लेकिन हुआ यूं कि जब वो भारत में व्यापार करने लगे और व्यापार व्यवसाय करने के क्रम में जब भारत के राजघराने के लोग इनसे पैसे लेने लगे, इनकी सैन्य शक्तियों का प्रयोग करने लगे, इनकी कूटनीति का प्रयोग करने लगे, इनके आधुनिक हथियारों का प्रयोग करने लगे, तो धीरे धीरे भारतीय शासक इनके अंतर्गत आने लगे। तो यहाँ मैंने लिखा है कि अंग्रेजों का उद्देश्य, अब धन कमाना ही सिर्फ अंग्रेजों का उद्देश्य नहीं था, भारत से अधिकाधिक धन कमाना था उनका उद्देश्य। इस समय अब जब वो भारत में आ गए, भारत में व्यापार करते करते भारत के राजाओं को मदद करने लगे, राजा इनसे मदद लेने लगे, तब इनका मन और बढ़ गया और उसके बाद इन्होंने खुली छूट ले ली थी अपने देश से। ये यूं कहें कि पूरे यूरोप कंट्री से इन्होंने खुली छूट ले ली थी कि सबसे ज्यादा अगर भारत में कोई व्यापार करेगा तो वो अंग्रेज करेगा।
क्योंकि ये अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग उस जमाने में करते थे और लड़ाई से ही इन्होंने कह सकते हैं कि पूरे विश्व में ही अपना दमखम इन्होंने बना के रखा था। यूरोप में इंग्लैंड, अंग्रेज जिसको कहते हैं, ब्रिटेन जिसको कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि इनका उद्देश्य भारत आने का क्या था। तो सबसे पहले भारत में वन संपदा बहुत ज़्यादा है, भारत में जितने भी वन संपदा है और भारत में जितने भी खाने हैं, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा है, तो इस पे इनकी नज़र पड़ गई थी। तो जैसे मैंने यहाँ पहले ही इंडिकेट किया है कि कच्चे माल की प्राप्ति के लिए भी ये भारत में आए थे। उसके बाद कच्चे माल के रूप में ये भारत से क्या ले जाते थे, जैसे कि यहाँ का कपास बहुत अच्छा होता था। कपास कहीं नहीं होता है, भारत में ही इसकी खेती होती है, तो यहाँ से कपास ले जाते थे और वहाँ से सूती कपड़ा, अच्छा कपड़ा बनाते थे। फिर यहाँ पे कच्चे माल के रूप में क्या ले जाते थे, तो यहाँ से ये जूट ले जाते थे। यहाँ से क्या ले जाते थे, तो यहाँ से नील का खेती होता था। नील को वहाँ के जीन्स में डालकर रंग कलर करके पहना करते थे। तो यानी कच्चा रॉ मटेरियल यहाँ से वो ले जाते थे और फिर वहां के मार्केट में उसको बनाते और फिर यहाँ पे आके उसको बेच देते, क्योंकि उनके यहाँ तो कारखाना था। यानी कि वो सारा मुनाफा, यहाँ का कच्चा मटेरियल भी कम दाम पे ले जाते, फिर अपने देश में बनाते और फिर यहाँ पे आकर ऊंचे दामों में बेचते। यानी कि हमारी निर्भरता उनके ऊपर बढ़ गई। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर, भारतीय व्यापार से ज्यादा इनको मुनाफा कमाना इनका उद्देश्य था। भारत के सभी व्यापारों पर ये अपना अधिकार करना चाहते थे। इसी समय भारत में चरखा बंद हो गया था। चरखा काट के भारतीय लोग अपना कपड़ा वस्त्र पहनते थे। इन्होंने क्या किया, वहां से सूती कपड़े लाकर यहाँ के बाजारों में सस्ते दामों में डालना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया कि यहाँ के जो बुनकर थे, यहाँ के जो व्यापार थे, उनको नुकसान होने लगा, उनका बाजार ठप हो गया। यानी भारत के जितने भी बाजार थे, इस पे इनकी नजर थी। उसके बाद भारत तथा समस्त एशिया देश पर ही अपना अधिकार करना चाहते थे। एशिया जितना महादेश में जितने भी देश थे, इस पे ये अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाना चाहते थे, जिसमें ये भारत में रह गए थे और भारत के में आकर अपना सामान बेचते और साथ ही साथ भारत के अगल बगल जितने भी देश थे वहां जा जाकर भी अपना सामान बेचते। उसके बाद क्या है, उपनिवेशवाद स्थापित करने की चाह। भारत में इनको अपना उपनिवेशवाद चाहिए था। उपनिवेशवाद मतलब किसी भी देश में आकर उस देश को अपने अधीन ले लेना। तो ये अब व्यापारी ना होकर अब इनकी मंशा बढ़ गई। अब इन्होंने भारत में क्या करने की स्थिति अपनाई, जो ये दूसरा चैप्टर है बता रहा है कि इन्होंने अपनी स्थापना करनी चाहिए, और चाहिए नहीं, इन्होंने कर भी दी। उपनिवेशवाद यानी कि किसी भी देश में जाओ और उसका जो भी संसाधन है, चाहे प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो, मानविक हो, सबको अपने लिए प्रयोग करो। तो ये पूरे भारत को, सोने की चिड़िया जो हमारी देश थी, इसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। उपनिवेश राज्यों की स्थापना। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हर भारत के जितने भी राज्य उसमें थे, सबको उपनिवेश के अंतर्गत डाल लिया। इसके अंतर्गत एक देश जब दूसरे देश या राज्य पर अपना अधिकार करता, तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश बन जाता, यानी कि उसके अधीन आ जाता। और इसी क्रम में अन्य यूरोपीय देश भी, ये सभी देशों से इसने क्या किया था, लड़ाई भी कर ली थी। जबकि सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाल आया था, तो इसने अंग्रेज ने जाके पुर्तगाल को उसी के खेमे में जाके हरा दिया। जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि सबसे पहली जो लड़ाई इनकी अंग्रेजों की हुई थी, तो वो पुर्तगाल से हुई थी। यानी ये यूरोप के किसी भी देश को उपनिवेश के लिए भी रोकना नहीं चाहता था। सबको चाहता था कि इंडिया को छोड़ो, भारत को छोड़ो, एशिया को ही छोड़ दो। और इसके डर से डच आए तो थे, लेकिन डच यहाँ पे रुके नहीं, डच निकल गए और डच इंडोनेशिया वगैरह देशों में थोड़ा थोड़ा व्यापार और राज्य किए। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। इसके क्रम में आपने जाना कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा अवसरवादी थे। अवसरवादी क्यों थे? भारत में वो आए थे 4 यूरोपीय देश, लेकिन कि राज वो सिर्फ अकेले करना चाहता था। और इस क्रम में उसने भारत में अनेकानेक लड़ाइयाँ लड़ी। सबसे पहले लड़ाई तो इसने खुद अपने यूरोपीय देशों के साथ ही लड़ ली। जिसका भी शक्ति ज़्यादा होता उसके साथ ही जाकर लड़ लेता, कि उसकी शक्ति को संगठित होने ही नहीं देता।
और इसके पास सबसे बड़ी बात क्या थी, तो इसके पास तोप की इसने खोज कर रखी थी। तोप में भी अत्याधुनिक तोपों का ये प्रयोग करता था, ये बंदूक का प्रयोग करता था, जिसके कारण क्या हो गया था, हथियार के कारण ये हर जगह की लड़ाइयाँ जीत जाता था। और अपने यहाँ स्किल्ड कौशल मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा परिपक्व लोग इनकी सेना में थे। ऑफिसर्स की भी जो बहाली करता था, वो किसी को भी उठाकर ऑफिसर नहीं बनाता था, अपने यहाँ सैनिक भी नहीं बनाता था। इसके लिए उनके यहाँ शुरू से ही सैनिक विद्यालयों की स्थापना की गई थी और सैनिक विद्यालयों में ट्रेंड लोगों को, प्रशिक्षित लोगों को अपने यहाँ वो सेना में भी रखता था। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि उसका उद्देश्य क्या हो गया था। तो स्थापना का उद्देश्य था कि भारत में जाकर अपना उपनिवेशवाद करें और भारत से ज़्यादा धन और मुनाफा कमाए, जिसको कि मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेट करके बताया भी कि भारत से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया। कहते हैं उस जमाने के ब्रिटिश इतिहासकार ने ही जिक्र किया है कि भारत का मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में जितना धन था उतना इंग्लैंड का एक शहर में ही उतना धन था। यानी उसने तुलना की थी मुर्शिदाबाद की, भारत के मुर्शिदाबाद शहर की, वेस्ट बंगाल के शहर की तुलना की थी इंग्लैंड से। और उसने कहा था कि इंग्लैंड का जो मेन एरिया है वो जितना डेवलप है उतना डेवलप मुर्शिदाबाद है। लेकिन 200 साल में उसकी हालत उन्होंने ऐसी कर दी कि बंगाल पिछड़ते पिछड़ते एकदम पीछे चला गया। तो आप गौर कर सकते हैं कि ये लोग बुद्धिजीवी थे और जहाँ धन संपदा ज़्यादा होती उस जगह पर अपना फैक्ट्री लगाते और वहाँ से क्या करते, धन संपदा का प्रयोग करते अपने लिए। इस क्रम में इन्होंने क्या किया था, तो अपने यूरोपीय देशों से ही लड़ाई की थी। सबसे पहले लड़ाई इन्होंने फ्रांस से ही कर ली थी। तो इसी क्रम में हम उद्देश्य को ध्यान से देखें तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य अपने देश इंग्लैंड को उन्नति देना था और किसी भी तरह इंग्लैंड के धन का वृद्धि करना था। और धन की वृद्धि करने के लिए उनको अच्छा जगह मिल गया भारत। हमारे यहाँ क्या था, तो हम लोग आपस के लोग लड़ते रहते थे। हमारा आदत क्या था कि हम हमेशा ईगो में रहते थे और आपस में एक हमारे घर में बाहर के लोग आकर हम पे शासन करते गए। इससे पहले मुगल किए, मुगल से पहले सल्तनत किए, यानी कि हम ही में कमजोरी थी जो हमने दरवाजा खोल दिया बाहर के लोगों के लिए। तो वही हुआ कि हम आपस में लड़ते रह गए और दूसरे देश हमारा फायदा उठाकर चलते बन गए और अपने देश में उन्नति करते गए, अपने देश में धन कमाकर दूसरे देश को कंगाल करते गए। आज जो हम इतना आर्थिक रूप से हमारी इतनी जर्जरता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। तो यही है कि इतिहास पढ़कर हम अपने ज्ञान की वृद्धि करें और हम आने वाले समय को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और लोगों को एक होकर चलने का निर्देश और उद्देश्य रखें। तो आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड जो जीता है, इंग्लैंड ने इतने अच्छे से शासन व्यवस्था की है, कहीं ना कहीं इनमें बहुत ज़्यादा अनुशासन था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एकता थी। तो एकता और अनुशासन के कारण इन्होंने पूरे विश्व पर, एक तरह से कहते हैं कि अमेरिका को छोड़कर पूरे विश्व को इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में रखा था। आधे से ज़्यादा देशों को अपने अधिकार में ले लिया था। तो इसी क्रम में ये भारत आया, भारत में भी 200 साल रहे, है ना। तो 200 साल में इंग्लैंड में क्या किया, भारत की वन संपदा ले गए, भारत का जितना भी जरूरी सामान जो भी था भारत का वो भारत से लेके चले गए। और हम क्या किए, हम सिर्फ ईगो किए, आपस में लड़े। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज भारत से गरम मसाले, नील, चाय, कपास, फसल सारे ले जाते और अपने देश में बेचते, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते। इसी क्रम में वो भारत में अपने राज्य का विस्तार करने के लिए किससे लड़े, फ्रांस से लड़े। और फ्रांस से जो ये युद्ध लड़े, ये कर्नाटक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है ये युद्ध। और ये कर्नाटक में कितनी लड़ाइयाँ हुई, तो भारत में अंग्रेज ने फ्रांस को, यूरोप को भगाने के लिए कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े। अब इसके बारे में आगे मैं कक्षाओं में आपको मैं बताऊंगी। तो आप आज समझ गए कि भारत में जो अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई, ये अंग्रेजी राज्य की स्थापना करने का श्रेय जाता है अंग्रेज के सेना नायक सिपाहियों के ऊपर। इन्होंने क्या किया, तो भारत में पूरी चालाक चौबंदी से और पूरे दिमाग लगाकर पूरे भारत को एक क्षेत्र के अंतर्गत भारत की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अधीन ले लिया। और उसके बाद भारत के जितने भी राजे महाराजे और जो लोग भी थे, उनके यहाँ कूटनीतिज्ञ तरीके से उन देशों को अपने अधिकार में लिया।
आगे आप जानेंगे किस प्रकार इन्होंने भारत में पलासी की लड़ाई हुई, भारत में बक्सर की लड़ाई हुई। ये बहुत ज़्यादा निर्णायक लड़ाइयाँ थीं, जिसके बाद भारत में बंगाल और इस प्रकार भारत में बिहार को इन्होंने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन किया। ये समय आया जब भारत के राजा और शासक कौन हो गए थे? अंग्रेज हो गए थे, जो 7 समुंदर पार से हमारे ऊपर शासन कर रहे थे और हम इनके गुलाम थे। हमें अधिकार नहीं था कि हम कुछ भी अपने मन से करें, हम इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में रह रहे थे। आगे पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ना जरूरी है। सभी कोई कक्षाओं को करिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर भी दूंगी और कंसेप्शन क्लियर रहेगा तो आप लोग खुद क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने कंसेप्शन से लिख दीजिएगा। हिस्ट्री को समझने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। इसको समझिए कि हम बात कर रहे हैं कब की? हम बात कर रहे हैं 1750 की, जिस समय से भारत पे क्या हुआ तो अंग्रेजों का शासन बढ़ने लगा। ये अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, ये अब हमारे यहाँ शासन करना शुरू कर दिए थे। और इस क्रम में इन्होंने भारत में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत बड़े बड़े बहादुर सिपाहियों को भी भारत में इन्होंने मार दिया, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी मारा। और हम क्या किए तो हम में एकता का अभाव था। जो इतने बड़े विशाल प्रांत, भारत का इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतने प्रतापी शासकों के बावजूद हमारा देश भारत कुरीतियों में डूबा रहा। और ये अत्याधुनिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हम अंधविश्वास में रहते हैं। तो अंधविश्वास से भी हम हटे और हम आधुनिकता के साथ चले तो हम आने वाले दिनों को अच्छा करेंगे। ये इतिहास भी हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हमको कुरीतियों और अंधविश्वासों से ऊपर हट के सोचना है। तो आप और हम इसको अगली कक्षा में और ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। इस चैप्टर्स में बच्चों आपने जाना कि इस चैप्टर में कि भारत में अंग्रेजों ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। इन्होंने राज्य का विस्तार करना कब से प्रारंभ किया तो 1750 से। और इसमें इन्होंने क्या किया तो इन्होंने भारत में व्यापार करते करते भारत के राजाओं को आर्थिक मदद दी, सैनिक मदद दी और धीरे धीरे भारत के राज्यों को अपने अधिकार में लिया। और इसी क्रम में अगली कक्षा में आप पलासी का युद्ध पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे और धीरे धीरे और युद्धों की जानकारी पाएंगे।